तो जंग छिड़ने वाली है, ठीक है। मतलब आवर जनरेशन इज गोइंग टू बी विटनेसिंग नॉट जस्ट अ पैंडेमिक बट ऑल्सो अ फुल फ्लेजेड वॉर। होपफुली नॉट बट इट कैन हैपन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेट होल्ड ऑन। अगर जंग की बात हो रही है तो मुझे टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, अब दिस इज आई थिंक suits the topic more I feel. So let's get down to serious business. इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स, दोनों के बीच डेकेड से टेंशन। लेकिन अगर बात मिलिट्री स्ट्रेंथ की होती है तो कौन ज्यादा पावरफुल है? बजट, मैन पावर, वेपन्स और वॉर में कितने दिन तक कोई टिक सकता है? आज हम इसका डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे। वेलकम टू गौरव की गाथा और ये है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस कंपैरिजन की गाथा। डिफेंस कंपैरिजन के लिए हमें तीन चीजें देखनी बहुत जरूरी है: पैसा, मैन पावर और वेपन्स। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर वॉर होती है तो कौन कितने दिन तक लड़ सकता है? ये सवाल का जवाब मैं आज दूंगा आपको। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि क्या होने वाला है। डिस्क्लेमर फर्स्ट, दिस कंपैरिजन फोकसेस प्योरली ऑन द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2025 बेस्ड ऑन देयर बजट्स, मैन पावर, वेपन्स एंड सस्टेनमेंट कैपेबिलिटीज ओनली। इसमें रियल टाइम में जो भी बदलते हुए एलाइज हैं या बाहर का कोई सपोर्ट का, उसका कोई हिसाब नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट असम्पशन। 2025 में इंडिया's डिफेंस बजट इज अप्रॉक्सिमेटली $81 बिलियन। दैट्स अबाउट 6.8 लाख करोड़ रुपीस। पाकिस्तान's just $10 बिलियन। लुक एट दिस गैप, इंडिया का जो बजट है वो 8 से 10 गुना है पाकिस्तान के। इंडिया अपग्रेड्स इट्स वेपन्स एवरी ईयर, बाइंग न्यू फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स, ऑल ऑफ इट। पाकिस्तान also tries to modernize, but its budget is limited and it mostly relies on equipment from China. इंडिया का बजट R&D के लिए भी बहुत यूज होता है, 1.8 लाख करोड़ रुपीस। ये पैसा जाता है राफेल जेट्स हो, रशियन S-400 के मिसाइल सिस्टम्स हो और इंडिजिनस प्रोजेक्ट जैसे हमारा तेजस फाइटर एंड ऑल ऑफ दैट। पाकिस्तान के पास ऐसा स्किल नहीं है। तो पहला पॉइंट, फाइनेंशियली इंडिया का हाथ ऊपर है। दिस राउंड गोज टू इंडिया, डिसाइसिव। इंडिया 1, पाकिस्तान 0। राउंड 2, मैन पावर, द ह्यूमन स्ट्रेंथ। हाउ मेनी सोल्जर्स डू बोथ द कंट्रीज हैव? आपको बताता हूं, भारत के पास 1.46 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव फोर्स, प्लस 1.15 मिलियन रिजर्व्स में है और 2.5 मिलियन पैरामिलिट्री। तो टोटल में जो नंबर बनता है इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 मिलियन। 50 लाख। जितनी आबादी यूरोपियन देशों की नहीं है उतनी तो भारत के रखवाली के लिए लोग हैं। पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सोल्जर्स, 5,50,000 रिजर्व्स, 5 लाख पैरामिलिट्री, टोटल 17 लाख पीपल। ऊपर से हर साल इंडिया में 24 मिलियन लोग मिलिट्री एज तक पहुंचते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये नंबर सिर्फ 4.8 मिलियन है। ओके, सो एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग डिटैच्ड एंड sort of insensitive, I will also add that war में losses होने पर इंडिया उन्हें रिप्लेस कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल है। पाकिस्तान does not have the ability to do that. Plus the quality and professionalism of the Indian armed forces is globally recognized. So again, decisive round, India 2, Pakistan 0. All right, let's talk about the real firepower between India and Pakistan. India has 4,200 tanks, which include the T-90 Bhishma and Arjun. Pakistan has 2,600 tanks, like the Al-Khalid. In armored vehicles, India fields 1,50,000, while Pakistan has only around 50,000. While Pakistan has a third of it, almost 50,000. Air Force-wise, total aircrafts in India 2,229. Pakistan has 1,799. Fighter jets, जो इंडिया में 513 हैं, which include Rafale, Sukhoi 30, Tejas, etc. Pakistan has 328, JF-17 and the F-16 given by the US. Personnel, India 1,40,000 in the Air Force and Pakistan has only 78,000. Fighter squadrons, India has 31, Pakistan has 20. Air defense, India has S-400, which is a 400-kilometer range missile, while Pakistan has HQ-9, which is almost 125 kilometers in range, which is given by the Chinese. Missiles, BrahMos missile, the supersonic cruise missile, our badass, is around 400 to 600 kilometers, with Astra, Mk1, Mk2, Nirbhay, Agni 5, all of that. While Pakistan has the Shaheen 3, which is a 2,750 kilometers ballistic missile, Babar, which is a cruise missile, Raad, which is an air-launched cruise missile, the Ababil, and the PL-15, which is a BVR air-to-air 200 kilometers. In the Navy, India's dominance is even clearer because we have had to expand our fleets due to our peninsular geography. Now, when it comes to this comparison, the total vessels, India has 293, Pakistan has 121. Aircraft carriers, India has 2, INS Vikramaditya and INS Vikrant. Pakistan has 0.
Destroyers, India 13, Pakistan 0. Frigates, India 13, Pakistan 10. Corvettes, India 22, Pakistan 7. Submarines, India 18, Pakistan 8. Conventional, India 16, Pakistan 8. And nuclear powered, India has 2, Pakistan has 0. Amphibious warfare ships, India 20, Pakistan 5. Also, India's navy is blue water, meaning it has global reach. Pakistan's navy is green water, focused on their coastal defense. There too, India shines. In technology as well, India is way ahead. It procures advanced weapons from Russia, France, Israel and the US while also building its own through the Make in India initiative. Pakistan relies heavily on China and Turkey. So even in the equipment game, India clearly takes the lead. This round 2 goes to India. Now we come to the most important question. If war breaks out, how long can each side last? So in a hypothetical war between India and Pakistan, India's superior military logistics and economic might would ensure a decisive victory over Pakistan. पाकिस्तान के पास 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल सिर्फ 4 दिन चलेंगे, while India's largest stockpile is backed by a robust production capacity led by the Ordnance Factory Board, which also generates billions annually. India's international logistics agreements with US, France and Russia, combined with an effective transport and highway network, guarantee rapid resupply, enabling sustained combat for months. Pakistan, lacking a comparable global supply chain and reliant on limited imports, would struggle beyond even just 4 days, which is also crippled by its economic crisis and mere 340 billion GDP. इंडिया का 4.1 ट्रिलियन जीडीपी वॉर को सस्टेन कर सकता है, जबकि पाकिस्तान का 340 बिलियन जीडीपी और इकोनॉमिक क्राइसिस उसको तबाह कर सकता है. दिस राउंड 2 गोज टू इंडिया. देखिए, ये सब कंपैरिजन एक बड़ी रियलिटी के सामने छोटा पड़ जाता है. दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं. इंडिया के पास अग्नि 5 मिसाइल है, रेंज 5200 किलोमीटर से ज्यादा. पाकिस्तान के पास शाहीन 3 है, रेंज 2750 किलोमीटर. दोनों के पास इतनी न्यूक्लियर फायर पावर है कि फुल स्केल वॉर का कोई ऑप्शन नहीं. ये एक म्यूचुअल डिटरेंस भी है कि अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो दोनों के लिए तबाही. न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब यह है कि कन्वेंशनल वॉर भी लिमिटेड ही रह जाता है, या एटलीस्ट रहना चाहिए. कोई भी साइड एस्केलेट नहीं करेगी क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक है. No one can win a nuclear war. Even Albert Einstein back in the day said that he doesn't know that what weapons will World War III be fought with, but World War IV will be fought with sticks and stones. That will escalate everywhere. So also historically, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 65 में भी जंग हुई है, 71 में भी जंग हुई है. In 1965, पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन जिब्राल्टर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया. 1971 में इंडिया ने डिसाइसिव विक्ट्री ही दे दी और बांग्लादेश ही बना दिया. और आज इंडिया का मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों पाकिस्तान से कई गुना बढ़े. लेकिन क्या ये सुपीरियोरिटी पीस गारंटी कर सकती है? आई डोंट नो. तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है इसका? इंडिया का डिफेंस बजट, मैन पावर और फायर पावर पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है. वॉर में इंडिया ज्यादा देर तक लड़ भी सकती है, जबकि पाकिस्तान के लिए 4 दिन भी चैलेंज लगता है. बट होपफुली न्यूक्लियर रियलिटी की वजह से ये फुल स्केल वॉर सॉर्ट ऑफ अनलाइकली है. अब देखिए, वॉर कैन ब्रेक आउट एंड इन ऑल लाइकली इट विल, एटलीस्ट अप टू अ पॉइंट. लेकिन एक सेकंड के लिए ये सोचना जरूरी है कि क्या इंडिया को हमेशा डिफेंस में ही रहना चाहिए? दशकों से पाकिस्तान हैज स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन इंडिया. मुंबई 26/11, उरी, पुलवामा, हर बार इंडिया ने जवाब दिया, लेकिन रिएक्टिवली. क्या कभी हमें प्रोएक्टिवली भी एक्शन लेना चाहिए? क्या उसका जस्टिफिकेशन बनता है? सोचिए, अगर इंडिया एक लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक या प्रीएम्प्टिव अटैक करता है तो ये सिर्फ अग्रेशन नहीं बट एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी हो सकती है. आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो बाय जस्ट सेइंग वन थिंग. ये बात कंट्रोवर्शियल हो सकती है एंड आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर वॉर एट ऑल, बट द फैक्ट इज, जिसकी लाठी उसकी भैंस. इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू विल बी ईटन इन द जंगल. And this world is just another concrete jungle with rules and a framework where animals have brains to logically deduce things. इंडिया का मिलिट्री सुपीरियोरिटी सिर्फ शोपीस नहीं है. ये एक गारंटी है कि अगर इंडिया कहीं अटैक करेगा तो वो डिसाइसिव होगा. लेकिन इस अटैक का जस्टिफिकेशन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी. हर साल पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स इंडिया में अटैक्स करते हैं. इन्फिल्ट्रेशन, बॉम्बिंग्स, सिविलियन डेथ्स, ये एक ऑनगोइंग वॉर है, बस नाम नहीं दिया गया. अगर इंडिया एक टारगेटेड ऑपरेशन करके इन टेरर नेटवर्क्स को खत्म करता है तो ये ना सिर्फ इंडिया के 1.4 बिलियन सिटीजंस के लिए सुरक्षा है, बल्कि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है. एंड न्यूक्लियर थ्रेट, ऑफ कोर्स, दैट इज अ रिस्क. वो रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन इंडिया का डॉक्ट्रिन क्लियर है, नो फर्स्ट यूज. ये है अपने देश के हर बच्चे, हर घर, हर सपने को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी. तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया अटैक करेगा या नहीं. जब हर साल टेररिज्म की वजह से मासूम लोग मारे जाते हैं तो क्या इंडिया का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने लोगों को बचाए? एक एक्शन जो टेरर को रूट से ही खत्म कर दे, शायद वही पीस का सबसे बड़ा चांस हो सकता है. इन माय ओपिनियन, इफ वॉर इज अ रियलिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वॉर इज गोरी, dark and haunting. But we need to understand that mother and motherland are more important than even heaven. अब आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को प्रोएक्टिव होना चाहिए? कमेंट में बताइए और ये वीडियो हर उस इंसान तक शेयर करिए जो देश के फ्यूचर के बारे में सोचता है.
अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस या कोई भी ओपिनियनेटेड स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे क्यूरियस और अपने देश के लिए सोचो।